Today we are going to discuss about constitutional amendment. What does constitutional amendment means? तो constitutional amendment होती है वो एक largest in the world. इसको alter change and delete कर सकते हैं. ये सिर्फ पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है इसको, जैसे कि पीएम हो गए. Today here we are going to discuss about constitutional amendment. What does the constitutional amendment means? तो ये एक लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशनल है वर्ल्ड में. इसमें हम एल्टर कर सकते हैं. एल्टर मतलब चेंज होता है, डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं चीज़ों को. वो ही अमेंडमेंट होता है. इसको कौन कौन चेंज कर सकता है? इनको सिर्फ 3 लोग चेंज कर सकते हैं. ये सबसे पहले तो पार्लियामेंट के थ्रू चेंज हो सकता है ये. इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा. अब ये क्या चीज़ है? ये अंडर आता है. ये किसके अंडर आता है? ये आता है पार्ट 20 आर्टिकल 368 में. ये दिया गया है कि आप इसको चेंज, रिप्लेस, डिलीट वगैरह सब कर सकते हैं. अब ये जो प्रोसेसर था ये हमने कहाँ से बोरो किया? ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है इस प्रोसेसर को. नाउ 2 टाइप्स के होते हैं ये. एक रहता है स्पेशल मेजोरिटी और एक रहता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट. तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी रहता है उसमें क्या रहता है? ये सबसे पहले इसमें मेजोरिटी चाहिए पड़ती है मेंबर्स की. जितने मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनकी वोटिंग चाहिए रहती है 2/3. और दूसरा ये जो रहता है इसमें एक सिंपल मेजोरिटी रहती है. और इसमें सिंपल मेजोरिटी में इनको कम से कम ये चीज़ 14 स्टेट से पास करानी चाहिए. इस बिल को अगर 14 स्टेट ने पास कर दिया तो ये इनका एक्सेप्ट हो जाएगा. ये चेंजेस हो जाएंगे उसमें जो भी ये कराना चाहते हैं. ये जनरली इसमें अगर सेकंड और थर्ड चेंज करने तो आपको इसमें ज़्यादा परमिशन नहीं होगी. इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट और इलेक्शंस जो होते हैं वो चेंजेस आते हैं. और इसमें रिपीटेशंस ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट की वो स्पेलिंग गलत नहीं लिखी, वो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, वो आता है. अब जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उस स्पेशल मेजोरिटी में चेंजेस जैसे हो गए अपना फंडामेंटल चेंजेस हो गया, एसपी डीपी अपॉइंट करते हैं वो हो गए वो. अब जो सिंपल, ये तो हो गई अपने 2 टाइप्स की, ये अपने 2 टाइप्स की हो गई है. अब एक और रहती है, मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं रहती, ये सिंपल मेजोरिटी रहती है जिसमें सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस चेंजेस होते हैं इनको प्रेजेंट. और इसमें वही रहता है सेकेंड एंड थर्ड 2/3 के प्रेजेंट्स के उससे होता है. अब इज जॉइंट सिटिंग अलॉटेड? जनरली आंसर इज नो. जॉइंट सिटिंग क्या होती है? जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा. जैसे लोकसभा और राज्यसभा, अब इन दोनों के बीच में अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो ये क्या इसमें ये जॉइंट अलाउ होगा? तो नो, जॉइंट सेटिंग अलाउड नहीं है. अगर ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फिर भी जॉइंट सेटिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे. ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में. इसके बाद हम मेन जो अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट जैसे 1 हो गया, 5, 7, 10 वो पढ़ेंगे. अब हम पढ़ते हैं अमेंडमेंट के बारे में. तो सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट क्या कहता है? फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या चेंजेस हुए थे? इसमें ऐड हुआ था शेड्यूल 9 जो कि आर्टिकल किसके थ्रू हुआ था? आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 4, मतलब 15 है वहाँ पे, 4 नहीं है. और इधर पे ये चीज़ देखिए. एक और क्या चीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिकल 2 लगे थे. एक आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 15(4) और एक है आर्टिकल 19(6). यहाँ पे 2 आर्टिकल लगे थे, 15(4) और आर्टिकल 19(6). ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. इसमें और क्या, इसमें ऐड ये भी हुआ था रेस्ट्रिक्शंस हो, अगर कोई फंडामेंटल राइट हो जैसे लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, वो भी इसमें ऐड हुए थे. सिर्फ आपको ऊपर से इसको याद रखना ज़रूरी है ना. क्वेश्चन इन केस अगर क्वेश्चन पूछा तो आप उसका जवाब दे सकते हो. इसके बीच में एक और आर्टिकल है जो कि थोड़ी कुछ आर्टिकल्स के बाद डिस्कस करेंगे. आर्टिकल है फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी आर्टिकल नहीं, वो 5th अमेंडमेंट एक्ट है जो कि अभी हम पढ़ेंगे. उससे पहले हम 7th देख लेते हैं. 7th अमेंडमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में. इसमें क्या हुआ था? इसमें होता है रीऑर्गेनाइज स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिक एंड दी
provisionals of having a common high court or two or more state was introduced। इसमें पहले ये ABC के फॉर्म में स्टेट्स के नाम लिखे जाते थे। अब अगर आपको कोई स्टेट चेंज करना है, स्टेट का नाम चेंज करना है, तो आपको खुद उस स्टेट से पूछना पड़ेगा कि हम इसका नाम चेंज कर सकते। इफ़ दे अलाउ तो आप चेंज कर सकते, वरना नहीं कर सकते। और 10th वाला क्या कहता है, 10th में दादर और नागर हवेली रहती है। और उसके बाद सो हियर आर्टिकल 10th सेज दादर नागर हवेली इनकॉर्पोरेट इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी। पहले ये स्टेट नहीं थी, बाद में ये स्टेट बन गई थी इस आर्टिकल के थ्रू। अब ये जहाँ जो कि हमने 5th आर्टिकल यहाँ पे पढ़ा नहीं था, 5th अमेंडमेंट पढ़ा नहीं था, वो 5th अमेंडमेंट यहाँ पे है और 9th अमेंडमेंट भी यहीं पे। 5th अमेंडमेंट कहता है प्रेसिडेंट कैन बी प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट। सिर्फ प्रेसिडेंट है जो कि टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक कर सकते हैं। उसके बाद 9th अमेंडमेंट का कहना ये है ये कि 9th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था चेंज 1960 में। इसमें ये कहा गया था इट इम्प्लीड नेहरू नॉन एग्रीमेंट बिसाइड टू गिव बारूबारी टू पाकिस्तान। जब बारूबारी पाकिस्तान को देनी थी तब ये नेहरू जी ने अमेंडमेंट लगाया था, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इनने अमेंडमेंट लगाया था कि हम बारूबारी पाकिस्तान को देखें। तो पार्लियामेंट ने कहा कि आपको परमिशन रिक्वायर्ड होगी लेने की। आप कोई चीज़ ले तो सकते हैं, लेकिन देने के लिए आपको परमिशन चाहिए होगी, परमिशन रिक्वायर्ड होगी पार्लियामेंट की। उसके बाद 12th अमेंडमेंट कहता है कि जो गोवा थी, गोवा दमन दीव, ये भी एक इनकॉर्पोरेट थी, तो इनको भी यूनियन टेरिटरी में लाया गया। कब? 12th अमेंडमेंट के थ्रू 1962 में। 10th अमेंडमेंट कहता है, ये 10th अमेंडमेंट है जो कि ये भी 1962 में हुआ था। इसमें क्रिएट हुआ था स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड। अंडर किस आर्टिकल के? आर्टिकल 371A के थ्रू इसमें ये प्रोविजनल स्पेशल हुआ था फॉर नागालैंड। अमेंडमेंट 14 कहता है, अमेंडमेंट 14 1962 के अकॉर्डिंग जो इनकॉर्पोरेट हुई थी पुडुचेरी इंडिया एज एन यूनियन टेरिटरी। उसके बाद अनेबल हुई थी जो यूटीआईज रहती है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दामन दीव और पुडुचेरी हुई थी। अमेंडमेंट 15 कहता है कि हाई कोर्ट रिटायरमेंट पहले 60 एज तक था, उसके बाद इनने 15 अमेंडमेंट लगा के उस एज को 62 कर दिया। पहले वो 60 तक था, फिर उनने अमेंडमेंट लगाया तो एज हो गई 62। अब ये 62 एज में हाई कोर्ट के रिटायर्ड्स होते हैं। 21st अमेंडमेंट क्या कहता है? 21st अमेंडमेंट कहता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहाँ पे 40 लैंग्वेज हुआ करती थी। जब अमेंडमेंट 21st आया तो वहाँ पे 8 लैंग्वेज और ऐड की गई, जिससे अब 22 लैंग्वेज हो सकती हैं। इसमें मेन क्या है, इसमें सिंधी लैंग्वेज ऐड करी गई थी, सिंधी लैंग्वेज ऐड करी थी अमेंडमेंट 8 शेड्यूल 8 के लिए। शेड्यूल 8 में 6 अमेंडमेंट बचे हैं, जिसमें अमेंडमेंट 24 कहता है अमेंडमेंट 24th 1971 में स्टार्ट हुआ था। इसमें जो प्रेसिडेंट है उनको हर पार्लियामेंट के बिल पे साइन करना ज़रूरी है। ये अमेंडमेंट लगा था, ये चेंजेस आया था। उसके बाद 36 कब हुआ था अमेंडमेंट? ये हुआ था 36 अमेंडमेंट हुआ था 1975 में। इसमें क्या हुआ था, जो सिक्किम थी उसको भारत का स्टेट का दर्जा मिल गया था, मतलब दिया गया था उसको, सिक्किम को, कि वो भारत का स्टेट है। उसके बाद जो 42 अमेंडमेंट है जो कि हुआ था 1976 में, 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए थे। अभी तक के सबसे बड़ा चेंजेस इसी में हुआ है 42 में। जैसे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, वैसे ही इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड होने के बाद इसमें कोई 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, जो कि 3 वर्ड्स ये हैं, एक है सर्कुलर, सोशलिटी और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स भी इसमें ऐड ऑन हुए थे। उसके बाद 44th कब हुआ था? 1978 में। इसमें कहा गया है जो राइट्स टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल फाइट से हटा के बाहर कर दिया गया था और इसको शिफ्ट कर दिया था आर्टिकल 300A में, इसको शिफ्ट कर दिया था और इसको हम लीगल राइट कहते हैं। अब 56 कब हुआ था? 56 अमेंडमेंट लगा था 1987 में, जो कि गोवा को बोला गया था। गोवा एक स्टेट बन गई थी, मतलब 25th स्टेट इसको अनाउंस कर दिया गया था, ये 25th नंबर पे आती। अब 61 कब हुआ था? ये हुआ था 19
89 में। इसमें क्या हुआ था, पहले लोगों की एज, वोटिंग एज कितनी होती थी, पहले होती थी 21। अब इन्होंने बंद करके, मतलब इन्होंने शिफ्ट करके 18 कर दिया। अब 18 के अबव के लोग इस पर वोट कर सकते हैं, और जब से ये चलता ही आ रहा है। उसके बाद 69 कब हुआ था, 69 1971 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, दिल्ली को NCR बोल दिया गया था, दिल्ली को NCR कह दिया गया था। उसके बाद 100 क्या होता, 100 हुआ था 2015 में। मोस्टली आपको याद रखना है 2015 से लेके अभी तक के लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट बोला जाए तो 2023 तक के ये एग्ज़ाम में IMP हो रहे हैं, मतलब कि मोस्ट ये पूछे ही जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो हम देख लिया 100 देख लिया, अब हम देखेंगे 101। 101 में हमें जो कि पता है 2017 में GST हुआ था, तो ये GST किस लिए हुआ था। 102 2018 में आया था। इसमें नेशनल कमीशन, जो नेशनल कमीशन होती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए डिक्लेयर कर दी गई थी। इसमें ये आर्टिकल लगता है 338B। इसको क्या बोल गया था, बैकवर्ड क्लासेस है उसको डिक्लेयर कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद 103 2019 में हुआ था। इसमें जो EWS वाले हैं उनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। बस कुछ अमेंडमेंट्स और बचे हैं, ये ही यहीं तक ही हैं और यहाँ तक सब ख़त्म है। तो अमेंडमेंट नंबर हमने 100 देख लिया था, 101 भी देख लिया था जिसमें कि GST लगा था, सॉरी 101 में यस करेक्ट GST ही तो लगा था। उसके बाद 102 में क्या हुआ था, नेशनल कमीशन भी हम ये देख चुके थे, नेशनल कमीशन देख लिया, EWS देख लिया। अब हाँ, अब है 104 जो कि 2020 में लगा था। इसमें जो एंग्लो इंडियंस थे ना, उनकी जो सीट थी, मतलब 2 सीट्स थी, वो शिफ्ट करके SC और ST के लिए कर दी थी। मतलब जो लास्ट की 2 सीट्स रहती थी वो उसमें या तो ST का लोग आएगा या तो SC का लोग आएगा या तो ST का लोग आएगा, ये इन्होंने कर दिया था। 105 आर्टिकल जो कि 2020 में हुआ था, इसमें जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए लिस्ट बनाने का इनने कह दिया था। मतलब कि इसमें ये चेंज लाए थे पहले कि ये कोई भी बैकवर्ड क्लासेस की स्टेट में लिस्ट नहीं बना सकते थे, लेकिन अब इनने कहा कि आप लिस्ट बना सकते हैं, तभी तो स्कीम चालू होगी जब लिस्ट बनेगी। उसके बाद 106 लास्ट है, ये 2023 है, ये इसको कट करके 2023 लिख देना। यहाँ पे ये 2023 का लास्ट है, जिसमें 1.5 सीट्स हैं जो वुमेन को रिजर्व कर दी गई हैं, मतलब नारी शक्ति वंदन एक्ट के थ्रू 1/3 वुमेन को रिजर्व कर दी गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर वीडियोज़ के लिए। इस चैनल्स पे आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मिलती है एंड डार्क साइकोलॉजी ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।